टेल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, लोग जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए। प्रोफेसर वसीम बरेलवी का ये शेर है, लेकिन इस शेर से जुड़े भी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। भले ही उनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ, लेकिन बरेली के लिए वो जिस तरह से काम कर रहे हैं वो यकीनन काबिल तारीफ है। डॉक्टर विवेक गुप्ता जी हमारे साथ हैं। वो चेस्ट फिजिशियन के तौर पर तमाम काम कर रहे हैं। जब हम उनकी तालीम और शिक्षा की बात करते हैं तो उन्होंने 2001 से MBBS की शुरुआत की। ये सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो अपने तजुर्बे में, अपने एक्सपीरियंस में इजाफा करते हुए वो SRMS और जयपुर और तमाम बड़े संस्थानों से होते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। उसके बाद उन्होंने बीच में डिप्लोमा लिया और जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो उन्होंने DNB किया। चेस्ट की जब हम बात करते हैं तो चेस्ट से जुड़े बहुत से मर्ज हैं जिसके बारे में हम जानेंगे, और खास तौर से ये कोरोना का जो दौर रहा, दूसरी फेज की, उसमें भी डॉक्टर विवेक गुप्ता जी ने जबरदस्त तरह से काम किया, क्योंकि उनका नाम विवेक है और विवेक की तरह ही काम करते हैं। क्योंकि विवेक का अगर हम मायने निकालेंगे हिंदी में तो समझदार से होता है। चेस्ट से जुड़ी जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी बात आती है, निमोनिया आती है, साथ में कहीं ना कहीं कैंसर का जिक्र होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है दूसरी सबसे बड़ा जो कैंसर है वो कहीं ना कहीं हमारे चेस्ट से जुड़ा होता है और जिसकी वजह से मौत होती है, जिसका बहुत बड़ा कारण तंबाकू है। वो उस पर हम बात करेंगे। साथ ही क्योंकि तीसरी वेव की बात हो रही है उसके बारे में जानेंगे। विनायक अस्पताल में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं 2021 से। इससे पहले SRMS और जो तमाम बरेली के तमाम दीगर बड़े जो संस्थान थे वहां पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी, एक्सपीरियंस हासिल किया। यकीनन बेहद सादा इंसान है, तमाम तरह से देखते हैं और एक बरेली में एक मसीहा के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, मैंने उर्दू में मैं थोड़ा सा बोलूं तो तारुफ इंट्रोडक्शन मैंने आपका दिया है और मैं चाहता हूं अगर कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हो, उसके बाद हम विषय पर आते। नहीं, आपने तो बहुत कुछ बोल दिया, इसमें इजाफे करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो कल बहुत अच्छा बोला, थैंक यू, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं सर डॉक्टर साहब शुरुआत करता हूं, क्योंकि हम हालात पे अगर सीधे बात करें तो बेहतर रहेगा। थर्ड वेव की बात करें, आपको क्या लगता है कि सेकंड वेव से ज्यादा खतरनाक हुई? क्योंकि बच्चों का एक बड़ा जिक्र हो रहा है बार बार कि बच्चों के लिए, क्योंकि उनको हम वैक्सीनेशन अभी तक नहीं दे सके हैं, तो मैं चाहता हूँ उस पर से थोड़ा सा अगर हम पर्दा हटाएं, थोड़ा सा तस्वीर साफ करें तो बेहतर रहेगा। थर्ड वेव आने के चांसेस तो बहुत बन रहे हैं, क्योंकि जैसे आप केरला में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और अब तो गवर्नमेंट ने, हमारी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल भी ओपन कर दी, तो चांसेस कहीं ना कहीं क्योंकि रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं समझ पाते हैं। अपने स्कूल में साथ में खेलेंगे भी, जरूर खेलेंगे भी और अपने ग्राउंड में भी खेलेंगे, साथ बैठे खाएंगे भी। तो ये सब चीज़ें बच्चों को थोड़ा सा हाइजीन के बारे में, हैंड सैनिटाइजर के बारे में, मास्क लगा के हर प्रॉपर हर कुछ सरफेस टच करें तो हैंड सैनिटाइजर करें, तो ये चीज़ें बतानी है बच्चों को जरूर। दूसरा, भीड़ भाड़ इलाकों में जहाँ बच्चे खेलने जाते वहाँ ना जाए, ये सब चीज़ें बचाना बहुत जरूरी बच्चों को है। कि अब थर्ड वेव आने चांसेस, क्योंकि थर्ड वेव जो है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चों में ज़्यादा आएगी कंपेयर टू बड़े लोगों में। तो ये मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, वेव की बात करी कोरोना वायरस की, जाहिर है कि लंग्स से जुड़ा हुआ ये पूरा मर्ज रहा। अगर सेकंड वेव का हम एक आंकड़ा उठाते हैं तो लंग्स के इन्फेक्शन से ही मौतें हुई सबसे ज्यादा। आपने भी अपनी नजरों के आंखों के सामने लोगों को तड़प कर मरते देखा होगा ऑक्सीजन की कमी से और जो तमाम चीजें थी। आगे की किस तरह की तैयारी है क्या? क्योंकि हमने सेकंड वेव से बहुत कुछ सीखा भी है, सबक भी हासिल किया है। थोड़ा सा अगर मैसेज उस तरफ दें, लोग अपनी किस तरह से सुरक्षा करें उसके बारे में। सुरक्षा तो देखिए हम लोग भी हैं, भारत सरकार भी यही कहती है लेबर 3 चीजों का, अगर मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेबर इलाकों में ना जाए। सबसे 3 मूल मंत्र यही है जो आपको कोरोना से बचाएगा बस का। देखिए अभी किसी तरह से आप नहीं जाते, अपने साथ में एक छोटा सा जो हैंड सैनिटाइजर आते हैं वो उसको रखें, उसको इस्तेमाल करें। तो उससे तैयारी की करें तो हम लोगों ने सारी तैयारी कर रखी है, थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे पास अत्याधुनिक वेंटिलेटर भी हैं, भगवान ना किसी को जरूरत पड़े और उसकी सुविधा हमने कर रखी है। यहाँ पर ऑक्सीजन की भी पूरी कर रखी है, कोई कभी कमी नहीं होगी ऑक्सीजन की। जी, मैं अब दूसरा विषय शुरू करना चाहता हूँ। हम टीबी की बात करते हैं। पहले के दौर में, आज से 20 साल 25 साल पहले ये माना जाता था टीबी से बड़ा मरज कोई नहीं, इसका इलाज अवेलेबल नहीं है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली और आधुनिक तकनीक जब से साइंस ने और तरक्की करी तो बहुत सारे इलाज मुमकिन हो सके। लेकिन फिर भी हमारे ग्रामीण इलाकों में आज भी जागरूकता की कमी है। लोग
कहीं ना कहीं इससे आज भी मरते हैं। तो मैं चाहता हूँ उनके लिए आपका जो कोई संदेश हो या कुछ अपने एक्सपीरियंस हो उसको साझा करें। मेरा मानना तो टोटल ये है कि कुछ टीवी लोगों ने जो भ्रम बना रखा है, टीवी जल्दी जाती नहीं है, खत्म नहीं होता, आदमी मर जाती है, गलत फहमी है। टीवी का इलाज आज के टाइम पे बहुत अच्छा हो चुका है। हर रोग की दवाइयाँ, जांचें बहुत अच्छी हो चुकी, जिससे पता चल जाता है कि इसको जो प्राइमरी टीबी है उसको रेजिस्टेंस वाली टीबी है, उसके आधार पर उसकी दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। बस आपको और ये ध्यान रखना है कि उसका खाना पीना अच्छा होना चाहिए। यदि खाना पीना अच्छा रहेगा, डाइट रहेगी, तो हमारे टीबी को जल्दी दवाई इफेक्ट करती है। तो अगर गाँव के, तो गाँव वालों को भी थोड़ा सा चेतना, काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। देखिए उनको कि कैसे आपको बचाव करना है, क्या सिम्टम होते हैं। बीड़ी सिगरेट जो गाँव में सबसे ज़्यादा पीते हैं तो वो ज़्यादा कॉमन होता है। दूसरा, बच्चों वहाँ पर ओवर क्राउडिंग ज़्यादा होती है गाँव में, थोड़ा सा तो वो चीज़ें बताना जरूरी होता है। थोड़ा सा वेंटिलेशन का नहीं हो पाता है घर में, गाँव में जो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता, तो ये सब चीज़ें जो टीबी को बढ़ाती हैं। जी, मैं टीबी का आपने बात की, आपने कारण की बात करी, मैं चाहता हूँ निवारण यानी इलाज की हम बात करें। किस तरह का इलाज अब मुहैया कराया जा सकता है? इलाज तो देखिए, इलाज में तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस चीज़ की बहुत मेहनत कर रही है। और गवर्नमेंट ने तो फ्री ऑफ दवाई कॉस्ट दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, जिसको हम डॉक्स कहते हैं। वहाँ पर एक आदमी बैठा रखा है गवर्नमेंट ने, उसका आपको आप उससे दवाई लीजिए, आपको अपने सामने खिलाएगा, आप जा सकते हैं। दवाइयाँ पूरी अच्छी इफेक्टिव है वो भी। दूसरा है कि अगर प्राइवेट करना चाहे तो प्राइवेट में ले, लेकिन जब सरकार ने बंदोबस्त दे रखा है तो उसमें क्यों ना उसको इस्तेमाल करें। दवाई तो खराब तो है नहीं, वो दवाई बहुत अच्छी है, तो पेशेंट को रिस्पॉन्स भी मिलता है। और साथ में इस टाइम गवर्नमेंट ने एक और आईडी अच्छा करके नेक्सा आईडी लगा रखी है, जिसमें आपको 500 रुपये प्रति माह मिलेगा आपको, जो 3 जब तक आपका इलाज चलेगा। उससे आप खाना पीना कीजिए अच्छे से, ये सारी सुविधाएं हैं आपकी। जी, एक बहुत अहम विषय ये है सर, पूरी दुनिया का अगर हम आंकड़ा उठाते हैं तो दूसरा मौत का कारण कैंसर है, और उसमें लंग्स कैंसर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होता है, करीब 70% के आसपास। और उसमें सबसे बड़ा कारण जो है तंबाकू यानी बीड़ी सिगरेट, आप इसका जिक्र कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ क्या वजह लगती है और किस तरह का इलाज मुहैया कराया जा रहा है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी सिगरेट पीते हैं, लगभग जो है 15 से 20 सिगरेट पर डे पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, तो चांसेस कैंसर ज़्यादा होते हैं। दूसरा, हमारे सबसे प्राइमरी कारण जो है हमारे सिगरेट स्मोकिंग का, बीड़ी पीने का। लेकिन आजकल हमारे वातावरण में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसका भी सेकेंड मोस्ट कॉमन है, लेकिन वनस्पति सिगरेट ज़्यादा है कम वनस्पति इसके मुकाबले है। और जैसे किसी को खांसी आना है, कभी खून आ जाना होता है, सीने में दर्द होता है, ओल्ड एज हो गया है, आदमी जो है हमारे बूढ़े हो गए हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसकी यह है कि आप नियमित रूप से उसका हर महीने या 2-3 महीने एक्सरे कराते रहें, उसका नियमित रूप से देखते रहें कि हमारा एक्सरे ठीक है नहीं ठीक है। और अगर कोई गड़बड़ आती है तो तुरंत अपने चिकित्सक को दिखाएं उसके बारे में, कि क्या है उसका, क्या उसको किस तरह से इलाज किया जाए, तो किस तरह से उसको डायग्नोस किया जाए पहले, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें। जी, मैं एक और अहम विषय, 2 विषय आखिरी रह गए। निमोनिया का जिक्र होता है, मौसम में बदलाव की आहट हम सुन रहे हैं, हल्की सी सर्दी भी शुरू हो गई, सर्दी आने वाली है, सर्दी में ज्यादा निमोनिया के केसेस आते हैं, खासतौर पर बच्चों के लिए एक ज्यादा घातक साबित होते हैं। क्या उपाय और किस तरह की कारण है, शुरुआती स्टेज क्या होती है, थोड़ा सा उसके बारे में। निमोनिया के कोई शुरुआती स्टेज, निमोनिया जो होता है वायरस से, बहुत सारे वायरस के कारण से भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है, अपना डिपेंड करता है किस स्टेज में बच्चे को या बड़े को हो रहा है, तो हम लोग उस साथ डिफाइन करते हैं उसको। दूसरी चीज जैसे बुखार आना है, खांसी आना है, नाक में खुजली होना है, नाक बहना रहना है, बुखार टूट नहीं रहा है किसी का, तो ये आपको सारी चीजें, छाती से गलगल जैसी आवाज आना है, बहुत ज्यादा बलगम, पीला बलगम आना, तो तक उसके सिम्टम्स होते हैं कि निमोनिया के चांसेस रहते हैं हमारे। तो जो अगर इन्फेक्टिविटी है, बैक्टीरियल है, तो उसकी दवाइयाँ सारी रूप से हैं, उसकी अच्छी दवाइयाँ भी आती हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे किस स्टेज में हमारे पास आ रहा है, तो उस हिसाब से हम दवाइयाँ देते हैं। जी, एक आखिरी बात और चाहता हूँ जोड़ते हुए, क्योंकि आप क्रिटिकल केयर का भी देखते हैं, वेंटिलेटर को लेकर लोगों में बड़ी गलतफहमी है। ये बात सही है कि वहाँ जो मरीज पहुंचेगा वो गंभीर होगा, अति गंभीर होगा, कितने परसेंट बचने के चांसेस होते हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? देखिए, ये तो वेंटिलेटर की स्थिति जो होती है वो डिजीज पे डिपेंड करता है सारी। एक तो मरीज की उम्र कितनी है, मरीज को कोई भी ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई किडनी की प्रॉब्लम है नहीं है उसकी, जिन सब चीज़ों के आधार पर ही पेशेंट को डिफाइन कर पाते हैं कि वेंटिलेटर। लेकिन हाँ, लोगों को जो भ्रम है कि एक बार मेरा मरीज वेंटिलेटर पर गया बचेगा नहीं, ये गलतफहमी लोगों की है।
वेंटिलेटर में मरीज हमेशा निकलते हैं, अच्छे निकलते हैं जी। ये हम कहना है। हमने तमाम आपके एक्सपीरियंस की बात कर ली, आपकी जो फील्ड है उसके बारे में बात करी, बहुत सारे और विषय हैं, लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन एक और आपसे जुड़ी हुई बात है, बड़ा बिजी लाइफ होती है डॉक्टरों की, और जिसका काम चेस्ट को देखना है, उसकी मर्स को देखना है, आईसीयू को देखना है, बहुत बिजी लाइफ होती है। इतनी बिजी लाइफ के बीच डॉक्टर विवेक गुप्ता अपने मनोरंजन के लिए क्या कर पाते हैं आज भी, थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालें। बस मनोरंजन के लिए हम ऐसी है, बस थोड़ा गाने सुन लेते हैं, गाड़ी में गाने सुन लेते हैं, बच्चों के साथ खेल लेते हैं, जब घर जाते हैं तो ये मनोरंजन है। या बच्चों को घुमाने पिकनिक स्पॉट ले जाते हैं, डिनर कराने ले जाते हैं, ये मनोरंजन है बस उनको का। मतलब पुराने गाने सुनने का या कोई हमने बुक्स पढ़ ली अपना, ये है जी। खैर, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अगर कोई आप पैगाम, कोई मैसेज भी अगर देना चाहते हैं बरेली की जनता को विनायक अस्पताल के जरिए से, क्योंकि आप यहाँ चेस्ट फिजिशियन के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं, कुछ दे सकते हैं। बस मैं ये कामना करूंगा सब लोग स्वस्थ रहें और निरोग रहें जी। बहुत सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू। तो हमारे साथ थे डॉक्टर विवेक गुप्ता, जिन्होंने बेहद सादा अंदाज में खूबसूरत शब्दों के साथ तमाम बातों पर बात की। और तीसरे वेव की भी हमारी बात हुई, यकीनन बड़ी बात है। उसके बारे में तमाम जो सुरक्षा के उपाय हैं, हिफाजत के उपाय हैं, उसके बारे में ही बताया, जिसके बारे में हम बहुत कुछ सोचना चाहिए। खासतौर से बच्चों को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, उस पर से उन्होंने एक तरह से रोशनी डाली। यकीनन बड़ी बात है बरेली के लिए। इस तरह के जो चेस्ट फिजिशियन है उसमें डॉक्टर विवेक गुप्ता, जो कि शाहजहांपुर से आते हैं, करीब 20 साल का उनका पूरा मेडिकल का एक्सपीरियंस रहा है। 2001 से एमबीबीएस की शुरुआत की और अभी तक लगातार काम कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, वो इसी तरह से बरेली की हजारों जिंदगियों को बचाते रहें और लगातार काम करते रहें। 12 दिन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज।